चलिए शुरू कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपना, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग वाला, पेज नंबर 125 है। नया टॉपिक है रिलेटेड टू ई बिजनेस। अब ई कॉमर्स और ई बिजनेस आजकल काफ़ी रेलेवेंट है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी, वैसी बात हो रही है। ठीक है, तो पूरा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ई बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, और उसमें आपको स्ट्रैटेजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचना है। तो एक बार लैंग्वेज रीड करना स्टार्ट करते हैं, साथ में पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। An e-business strategy is a long-term plan for implementing the appropriate digital technology to enable a firm to manage all of its partners, both internally through the intranet and outside through customers, suppliers, and other partners. To put it another way, an e-business plan is a detailed strategy for implementing effective digitization so that a company may perform all of its computerized interactions with all stakeholders, both internally via the web and globally via clients, vendors, and other collaborators. इन शॉर्ट ऐसा है कि आपका जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो जितना डिजिटाइज हो जाए उतना अच्छा है, और जो भी हम फिजिकली या ऑफलाइन तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उसके बदले अगर वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाए तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम यूटिलाइजेशन करके टाइम, कॉस्ट और एफर्ट सेव कर सकते हैं। वो मेजर आइडिया है। अब इसमें आपके क्लाइंट्स हैं, आपके सप्लायर्स, वेंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, कस्टमर्स हैं, इन सबको आप एक पोर्टल, एक ऐप, एक वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी मैसेज कन्वे करना है, कम्युनिकेशन करना है, वो इसके थ्रू काफ़ी ईजिली हो सकता है। वो एक एडवांटेजेस है, और हम बहुत सारी कंपनीज में देखते हैं कि सब लोग अपने मोबाइल ऐप के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड है और सारी डिटेल्स ऐप के ऊपर मिल जाती है, तो वो कन्वीनियंस वाली बात हो गई। वैसे नेक्स्ट, This tactic is not just applicable to online businesses. Any business that transacts online need to have an e-business strategy. It outlines all the short-term and long-term goals that demand careful planning and expertise. Creating a Twitter account and a business blog are two examples of good social media e-business strategy models. The blog is meant to provide readers with helpful information about the goods and services the business provides. Twitter is used to share this fresh information with followers and engage with pertinent organizations and people. हाँ, तो कोई भी बिजनेस हो आपका, आप ऑनलाइन जो है अपनी प्रेजेंस जो है वो मार्क करवा सकते हो, और उसके थ्रू एक तो एंगेजमेंट रहता है जो आपके कस्टमर्स या पोटेंशियल बायर्स हैं उनके साथ। इंफॉर्मेशन शेयरिंग काफ़ी क्विक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी कंपनीज वो डिजिटल मार्केटिंग की टीम रखती है जो उनका पेज हैंडलिंग का ही काम कर रहे हैं। जो भी कंटेंट उसके ऊपर पोस्ट करना है, एडिटिंग करना है, रेगुलर इंटरवल पे पोस्ट आता रहना चाहिए, तो ऑडियंस की एंगेजमेंट बार बार रहती है, क्योंकि हर 1-2 दिन में, 3 दिन में अगर कुछ कंटेंट दिख रहा है तो उसमें क्या है कि फिर वो आपकी फीड में दिखता रहेगा। फीड में दिखता रहेगा तो आप उस पेज से कनेक्ट हो जाओगे, बार बार इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, तो उससे आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, और बैक साइड पर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्चुअल में बेचते हैं तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज तक भी आप जाओगे। जितने भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन में मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट आपको, तो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने का उनका कुछ ना कुछ मोटिव है। तो वो सिर्फ वो फ्री कंटेंट आपको ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि यूट्यूब के एड रेवेन्यू से कमा लेंगे, वो मोटिव नहीं है। कुछ ना कुछ पेड सर्विसेज वो लोग अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं जो ऑनलाइन वो फेमस होकर आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। जैसे स्टॉक मार्केट टिप्स वाले, या कितने लोग हैं, टिप्स नहीं बोल सकते डायरेक्टली, लेकिन मार्केट की नॉलेज दे रहे हैं, तो वीडियोस बना रहे हैं, ये है वो है, बट उसके साथ वो लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेलिंग, कोर्स सेलिंग और वो सब चीज़ें भी करते हैं, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एक स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए। और इतनी भी जो FMCG कंपनीज भी हैं वो लोग भी अपने ट्विटर और इंस्टा और फेसबुक पेजेस मेंटेन करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ, या तो कुछ मीम चल रहा होगा या और कोई टेम्पलेट चल रहा होगा, कुछ ना कुछ करते रहेंगे जिससे ऑडियंस उनके साथ कनेक्टेड रहती है। फिर नेक्स्ट, E-business strategic framework. The e-business strategy framework addresses three broad sets of questions. These are: where do we as a company want to compete? What type of value do we want to create? How should we set up and organize our company to deliver the desired value? The above three areas are interlinked and cannot answer one question without considering the other two. Strategies are thus more likely to be successful if managers take into consideration all relevant हाँ, dimensions. तो ये 3 पॉइंट्स पे उन्होंने बात की है कि आप पहले कौन से मार्केट में किस तरीके से ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंडिया में, इंडिया के बाहर कहाँ कॉम्पीट करना चाहते हो, किस तरीके की अपनी बिजनेस की वैल्यू लोगों के माइंड में क्रिएट करना चाहते हो, और उसके हिसाब से हमें फिर स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस पहले आपको खुद अपने आप से पूछ के डिसीजन लेना है, देन आगे की स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क पे काम करना है। फिर नेक्स्ट, The first broad section in the e-business strategy framework deals with a firm's external environment. The key question here is, where do we want to compete? Answering this question depends in part on the following factors. अब इसमें कुछ चीज़ें देखो रिपीट जा रही है, तो अपने उसको फिर रीडिंग से स्किप कर सकते हैं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स की बात हो रही है, पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो क्वार्टर 5 फोर्सेज और वो सब की बात चल रही है, सिमिलर है। मार्केट कैसा है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस कैसी है, मतलब वो स्कैनिंग वाला पार्ट हो गया कि आप पहले मार्केट स्टडी कर लो, फिर आपको समझ में आएगा कि कंपनी को कहाँ कॉम्पीट करना चाहिए और उनके लिए रेलिवेंट एरिया क्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो बोल रहे हैं, वैल्यू जनरेशन, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड सेक्शन। और वैल्यू जनरेशन में जो टॉपिक्स को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं उसमें 2 पॉइंट्स है: कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड द स्ट्रेटेजी ऑप्शंस फॉर वैल्यू क्रिएशन।
पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला, डायरेक्ट पढ़ो, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू The क्रिएशन। concept of value creation in e-business, we first need to examine the economic value that a corporation generates in order to determine its potential to gain a competitive edge. Understanding what drives consumer benefits and what drives expenses is necessary for this. Strategy options for value creation. A company has a variety of strategy options when choosing how to add value for its clients. These two possibilities, cost leadership and distinction, are the two most common choices. ये हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो बोला ये सब चॉइसेस हमारे पास होती है, तो कस्टमर क्या चाहता है, हम कैसे वो एज क्रिएट कर सकते हैं वो पहले पता चलेगा, इसमें हमारा एक्सपेंस क्या लगेगा वो पता चलेगा, तो फिर स्ट्रैटेजी डिसाइड करना ईजी हो जाएगा। आगे Additionally, businesses can aim to stray from conventional forms of rivalry by creating new market niches and reinventing their value propositions. The third section of the e-business strategy framework deals with the internal organization of a firm. The key question here is, how should we set up and organize our firm to deliver the desired value? In the context of the internal organization, we need to look at three dimensions: the horizontal boundaries of the firm, the vertical boundaries of the firm, and the internal organization. थर्ड एस्पेक्ट जो बोल दिया वो इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ली कि उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा डिटेल में क्लैरिफाई किया है कि कौन कौन से डायमेंशंस में आपको देखना है। तो फर्स्ट जो बोला हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, वो एग्जैक्टली क्या है वो पढ़ लेते हैं, रीड करें। What scale and scope should our organization have is the first question we must address before talking about the horizontal limits. Knowing the scale and the scope can help you determine how big your company should be and how big of a market you need to succeed. How swiftly should we aim to grow is the second question, which has to do with horizontal boundaries. One of the guiding principles of the internet boom years was great at all cost. Early market entry and rapid growth are favored by a number of benefits, yet there are a number of drawbacks that many ambitious e-business startups ignore. ठीक है, हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज में बोला है कि हम कौन से स्केल पे काम करना चाहते हैं और कितना स्कोप अवेलेबल है जिसको हमें अचीव करना है। मतलब मेरी कंपनी को मुझे कितना बड़ा बनाना है वो मुझे डिसाइड करना है, कि वो कितने स्केल पे काम करेगी, हमारा पूरा जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट साइज है, जो प्लांट का कैपेसिटी वो कितनी होगी, कितना हम सेल्स रेवेन्यू अचीव करने की टारगेट रखेंगे, मार्केट शेयर जितना है उसमें से हमें कितना कैप्चर करना है। तो एम्बिशन तो पहले आपको खुद ही रखना पड़ेगा, एम ही नहीं रखोगे तो फिर कैसे पता चलेगा। तो एक चीज़ हॉरिजॉन्टल बाउंड्री में ये है, स्केल और स्कोप आपको डिसाइड करना है। अच्छा, फिर स्विफ्टली बोला है कि भाई कितनी स्पीड पे ग्रो करना है, वो भी एक क्वेश्चन है। अब कुछ कंपनीज हैं जो आराम से ग्रेजुअल ग्रोथ में मानती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जल्दी भागदौड़ करने में कोई मतलब नहीं है, जैसे बालाजी वाले का एग्जाम्पल है, तो उन्होंने ग्रेजुअल ग्रोथ पे फोकस किया। वो लोग कभी भी एक साथ पैन इंडिया मार्केटिंग में नहीं गए। अब लोकल में या गुजरात में वो बिजनेस कर रहे थे। 1970s 80s में बालाजी वेफर्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, आज 40 ईयर्स से ऊपर हो गए, अब जाके वो इतना पॉपुलर हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे इंडिया में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना उसमें हेवी मार्केटिंग, एक साथ पूरा पैन इंडिया लॉन्च, ग्रैंड स्केल पे काम करना वैसा नहीं। बोले स्लोली ग्रेजुअली एक एक मार्केट को धीरे धीरे कैप्चर करेंगे। जहाँ उनका मैन्युफैक्चरिंग था उसके आसपास के लोकल मार्केट्स, गुजरात पहली टेरिटरी जिसको टारगेट किया, तो बोले पहले गुजरात में इतना बड़ा नाम बन जाओ कि हमें कोई कंपटीशन ना दे सके, फिर एक्सपांशन करना ईजी होगा। तो इतने साल से वो गुजरात में ही फोकस कर रहे थे। अब आपको दिखता है कि भाई गुजरात में हर दुकान पे बालाजी अवेलेबल है, तो वो अपना नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एक्सपर्टीज और नॉलेज, अच्छा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने का टाइम मिलता है ना। आप एक साथ सब जगह भाग रहे हो तो क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, नई वेराइटीज भी डेवलप करनी है, फिर आपको पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन भी सेटअप करना है, सप्लाई भी पहुंचाना है, सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, मेच्योरिटी से काम किया कि एक साथ सब जगह भागने से अच्छा है ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, हमें ग्रोथ से मतलब है। आज के डेट में बालाजी का टर्नओवर साल का कम से कम 1500 करोड़ से ऊपर है, और अभी उन्होंने पूरे इंडिया में सेल करना शुरू भी नहीं किया। सिर्फ गुजरात का जो टर्नओवर था उसमें 1200 करोड़ का उनका एनुअल टर्नओवर हो रहा था। अब जाके उन्होंने कुछ साल पहले गुजरात के आजू बाजू के जो अपना वेस्टर्न जोन है वहाँ टारगेट करना शुरू किया। अब महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी में वो लोग एक्सपांशन कर रहे हैं, पर अभी भी रेंज वही रखी है कि अभी वेस्टर्न जोन को टारगेट करना है। जब तक वो 3 स्टेट्स में हम सही लेवल पे नहीं पहुंच जाए तब तक फिर उसके आगे नहीं जाने वाले। अब वो 3 स्टेट्स में उनका मार्केट जमेगा, क्योंकि वहाँ के भी लोकल प्लेयर्स होंगे, उनको कॉम्पीट करेंगे, मार्केट बनाएंगे, फिर बाकी के स्टेट्स में जाएंगे। कितनी बार कंपनीज क्या इसका रिवर्स करती है, एक साथ इतना ग्रैंड लॉन्च करेंगे, फंडिंग उठाएंगे, बड़ा खर्चा करेंगे, मार्केटिंग होगी, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होगी, तो फिर प्रोडक्ट क्वालिटी अगर उतनी अच्छी नहीं हुई तो ये सारा खर्चा उल्टा पड़ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, हमें कितना स्विफ्टली ग्रो करना है वो हमें पहले डिसाइड करना है, वैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब ये इंटरनेट बूम वाला उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो इंटरनेट बूम जो है ये आपका 1999 2000 वाला जो ईयर है ना उसमें आया था, ठीक है, .com बूम जिसको अपने बोलते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा था, हर किसी को फटाफट ग्रो करना है, फंडिंग उठाओ, पैसे लगाओ, कंपनी स्टार्ट करो, कंपनी बड़ी हो जाएगी, और 2-3 साल में तो कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। और वो बबल था, वो बबल फिर बर्स्ट हुआ 2002-3 में, 4 तक आते जाते फिर सबको पता चला कि जितनी वैल्यूएशन हम दे रहे हैं है बिजनेस लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है। तो वो .com बबल जब बर्स्ट हुआ तो मार्केट सीवियरली क्रैश हुआ।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, तो डिपेंड करता है। फिर वर्टिकल बाउंड्रीज में क्या बोला है वो भी देखिए। A lengthy discussion on how integrated a company should be in the internet era was sparked by the concepts of deconstructing the value chain and unbundling the enterprise. During the height of the internet boom, it was widely believed that businesses should concentrate on their core competencies and contract out all other value-creating tasks to other parties. This, however, did not prove to be a miracle cure. Thus, how should we set up our company's value chain is a primary concern with respect to vertical borders. वर्टिकल बॉर्डर्स में ये बोल रहे हैं कि कितना काम आपको खुद करना है, कितना आउटसोर्स करना है, ये चीज़ आपको सोच के समझ के करनी चाहिए। ये इंटरनेट बूम और .com वाला जब मैटर आया ना, तो कंपनीज ने क्या सोचा कि बोले अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इंटरनेट वाली कंपनीज आ गई है, हम खाली अपने कोर पे फोकस करेंगे जो हमारा मेन काम है, जैसे प्रोडक्शन हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वैसा बाकी सारा काम ये .com वाली कंपनीज को आउटसोर्स कर देंगे। तो वर्टिकल बाउंड्रीज को हम एक्सपांड करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा सॉल्यूशन भी काउंट नहीं हुआ, क्योंकि .com बबल जब बर्स्ट हुआ तब पता चला कि यार इतना ईजी भी नहीं, और ये कंपनीज को सारा काम दे देंगे तो पैसा भी चार्ज करेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट हो रहा है वैसा। तो फिर अब हमें सोच के डिसाइड करना है कि टोटल हमारे जो फंक्शंस है उसमें से कितना काम हम खुद करेंगे, कितना आउटर एंटिटीज को आउटसोर्स करेंगे, क्योंकि उसमें पैसा भी खर्च होगा। तो बोलते हैं वो एनालिसिस करना पड़ेगा कि आउटसोर्स करना सस्ता है या खुद मैनेज करना सस्ता है, दैट डिपेंड्स। और फिर थर्ड पॉइंट में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। This relates to how the company is structured within. Thus, the key query is how should we internalize our firm? This speaks to the selection of organizational structures, distribution methods, and online consumer interactions. बेसिक बातें हो गई कि हम अपने इंटरनली किस तरीके से कंपनी को मैनेज करें, तो वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए वैसा। तो ये ई बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में एक जनरल डिस्कशन हो गया। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। एक पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, और एक टॉपिक आएगा फिनटेक कंपनीज के बारे में, और उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो की बात हो रही है। 3 टॉपिक्स हैं। और जो फिनटेक वाला है ना वो छोटा टॉपिक है, मैं पहले वो ले लेता हूँ, फिर अपने एआई वाले पे भी आ जाएंगे। पेज 130 पे है। अब फिनटेक अगेन आज की डेट में ट्रेंडिंग फील्ड है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो वहाँ से टर्म बनाया उन्होंने फिनटेक करके। 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। फिर फाइनेंशियल फील्ड में पैसों का लेन देन जो हो रहा है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रोवाइड कर पाएँ, दैट इज़ द मेजर आइडिया। अब आप देख रहे हो कि बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ टाइप्स कर रही है, और वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी को लोन चाहिए तो उसको हमारी ब्रांच तक नहीं आना पड़े, वो ऑनलाइन ही उसको मिल जाए, अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र भी हो जाए, और उसके लिए भी सेफ रहे, पेपर वर्क भी ईजी रहे, और बैंक को भी जो मतलब जो मिनिमम प्रोविजंस पूरे करने, कंप्लायंसेस पूरे करने, वो कर सके। तो फिनटेक एक अलग ही फील्ड डेवलप हो गई। इसके अंदर दोनों टाइप की एंटिटीज़ को कॉम्बिनेशन में या एक साथ काम करने का मौका मिल गया, और इससे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। अभी आप देखते हो कितनी सारी ऐप्स होती है, पर्सनल लोन चाहिए, बोले 5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वीडियो केवाईसी हो जाएगा। तो पहले का प्रोसीजर एकदम ट्रेडिशनल वाला अलग था, बैंक जाओ, मैनेजर से बात करो, 4 डॉक्यूमेंट की लिस्ट लेके आओ, फिर उसकी जेरोक्स कराओ, फिर वो सबमिट करो, फिर फॉर्म देगा, फिर वापस चेक डिसबर्स होगा तो वो कलेक्ट करने जाओ, फिर अकाउंट में भरो, ये सब चक्कर होते थे। तो लोन लेने से पहले बंदा 10 बार सोचेगा कि इतना प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब ऐसा हो गया कि सारा ऑनलाइन है। इवन बैंकिंग वाले जो अपने खुद के ऐप्स है उस पर प्री अप्रूव्ड लोन दे देते हैं। आपका अकाउंट जो ऐप है ओपन करो, उसमें दिखेगा प्री अप्रूव्ड, इतना कार लोन अवेलेबल है, इतना होम लोन अवेलेबल है, आप वहीं से क्लिक कर दो, सैंक्शन भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग या तो पीडीएफ में मांग लेंगे या फोटो मांग लेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, पहले केवाईसी वाला चक्कर होता था, तो केवाईसी के लिए या तो आपको बैंक की ब्रांच पे जाना है, फिर इन्होंने स्टार्ट किया कि इनका बंदा आपके ऑफिस पे आके केवाईसी करके जाएगा। अब ई केवाईसी वीडियो केवाईसी हो गया। अब बोले वीडियो कॉल पे केवाईसी हो जाएगा, तो वहीं पे आप वीडियो कॉल करो, आपका फोटो वो लोग उसमें कैप्चर कर लेंगे, चेक का फोटो वोटो जो अपलोड कर दो, तो उस पर्सन को भी आने की जरूरत नहीं, आपको भी नहीं जाना। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल फील्ड को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने का काम यहाँ पे हो रहा है। अब इसमें ये सर्विसेज जो है, ये इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ऐप सर्विसेज के बिना पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली, तो वो रोल टेक्नोलॉजी का तो रहेगा। इसका बेनिफिट जो है वो B2B लेवल पे भी है, B2C लेवल पे भी है, सब जगह हो रहा है। अपने जो ये ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से फिनटेक का ही बेनिफिट है ना, कि आप QR कोड से पैसे ले सकते हो, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब तो वॉलेट वाला भी चक्कर नहीं, सीधा अकाउंट में एंट्री आ रही, तो ये सब चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। बाकी फिनटेक में और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बैंकिंग वाला तो पार्ट है ही, इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी इसमें कवर हो जाता है, क्योंकि अब इंश्योरेंस लेने के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये policybazaar.com है, ठीक है, ये सब जो ऐप्स है सब कर रहे हैं ना, जितने भी है, फ़ोन पे वाला भी कर रहा है। तो आपको अगर इंश्योरेंस भी लेना है तो इन ऐप्स पे, पेटीएम पे अवेलेबल है, तो इन्होंने टाई अप कर लिया ना कि पहले इंश्योरेंस लेना, अगेन वो एजेंट वाला काम अब सारा ऑनलाइन हो गया, तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अब LIC जैसी कंपनी है,
वो अलग चल रही है। LIC अभी भी अपने एजेंट्स पे डिपेंड करती है कि भाई पर्सनली एजेंट आएगा, आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, पेपर वर्क करेगा। बाकी कंपनी सारी ऑनलाइन हो गई। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। रीज़न ये है कि LIC के पास अपना खुद का जो एजेंट्स का टास्क फोर्स है वो इतना बड़ा है। 13 लाख एजेंट है LIC के इंडिया में, 13 लैक्स। हाँ, सर्च कर लेना, दिस इज अ बिग नंबर। क्योंकि LIC है 1950s की कंपनी, 70 ईयर्स पुरानी कंपनी है, पहली कंपनी थी। तो पहले तो ऐसा था कि LIC एजेंट बनना है वो एक तरीके का करियर ऑप्शन है। आज भी काफ़ी लोग LIC एजेंट बनते हैं, ठीक है, वैसा हो गया। तो LIC एजेंट्स की जो एक्चुअल टास्क फोर्स है वो इतनी बड़ी है कि वो डायरेक्ट नियरेस्ट पर्सन को रीच कर सकते हैं। तो उनको वो ऑनलाइन वाली नीड नहीं है। बट अभी जब से लिस्टेड हुई है, उनको वो प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब चीज़ें बढ़ानी है ना, तो अब वो बोल रहे हैं कि हम लोग भी ऑनलाइन फैसिलिटी पे आएंगे जहाँ पे LIC के प्लान्स भी आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो। 1-to-1 वो सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं है। तो दोनों चीज़ें अब करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। लेकिन अब वो उस चीज़ पे इतने साल के बाद शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। अब पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे कितना रेवेन्यू आ रहा है और LIC का कितना रेवेन्यू आ रहा है, फिर वो कंपेयर होता है तो पता चलता है कि ऑनलाइन ज़्यादा पॉलिसीज बिक रही है। नई जनरेशन तो वैसे भी यही करने वाली है। भाई अब कार का इंश्योरेंस है, 2 व्हीलर का इंश्योरेंस है, कौन इतने के लिए एजेंट को बुलाए बात करे। तो फोन पे गए, तुरंत देखा, अप्लाई कर दिया, पेमेंट कर दिया, खत्म हो गया, 5 मिनट में इंश्योरेंस रिन्यू हो जाता है वैसे। तो ये चीज़ है। तो फिनटेक में ये सब बातें हो रही हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स में तो थियरी में यही सब बातें तो रीड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब आप टेक्नोलॉजी में जैसे पेमेंट में या क्रेडिट कार्ड्स और ये सब की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट फैसिलिटी भी टाइम के साथ काफ़ी अपग्रेड हुई। पहले तो वही कैश वाला चक्कर, फिर चेक वाला सिस्टम आया, अब चेक के बाद आया डेबिट कार्ड, फिर आया क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी आउटडेटेड हो गया, अब कौन कैरी करता है, क्योंकि अब आ गया UPI। तो UPI आने के बाद अब लोगों को जरूरत ही नहीं है डेबिट कार्ड क्रेडिट, वो कैरी करना भी भारी पड़ता है। पहले लगता था क्रेडिट कार्ड इज अ कन्वीनियंस कि भाई आप कैरी कर लो, कहीं पे भी स्वाइप कर लो। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो भी कौन कैरी करे, भाई मोबाइल फोन में है ना, ऐप से पेमेंट कर देंगे। उसमें पेटीएम वाला पहले वॉलेट सर्विस लेके आया, अब वॉलेट भी आउटडेटेड हो गया, अब बोले सीधा आपके बैंक अकाउंट में, जो जीपे और ये सब चीज़ें आ गई वैसा। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ पेमेंट्स एक्सचेंज करना काफ़ी कन्वीनियंट होता जा रहा है, तो वो इसका एडवांटेज है। इसके बाद फिर रेगुलेशन वाला आंसर है, रेगुलेशन एंड फिनटेक। इसमें भी वो टेक्निकल पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट उन्होंने फिर उस डायरेक्शन में चलेगा, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स करके आपको दिखेगा नीचे, ICOs, ये क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिनटेक में बात क्रिप्टो की भी हो रही है, क्रिप्टो वैसे पीछे अलग टॉपिक ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत उसका रेफरेंस दिया हुआ है। ई मनी की बात हो रही है, डिजिटल मनी की बात हो रही है। RBI अभी उसको बीटा टेस्टिंग लेवल पे कर भी रहा है, डिजिटल रुपी। अब ये क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी वाला चक्कर आ गया, बोले बिटकॉइन को करेंसी बना दो। अब बिटकॉइन को करेंसी कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, इंडियन गवर्नमेंट तो खासकर नहीं बनाएगी, क्योंकि कोई भी सरकार जिसको इकोनॉमी को कंट्रोल करना है और मैनेज करना है, नेगेटिवली नहीं लेकिन पॉजिटिवली मैनेज करना है, तो बिटकॉइन को अगर उन्होंने करेंसी का वैलिडेशन दे दिया तो फिर तो उनका पूरा कंट्रोल ही चला जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन को मैनेज कौन कर रहा है वही नहीं पता है, उसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरे वर्ल्ड में है नहीं। तो उसके थ्रू तो आप फिर इकोनॉमी को कहीं का कहीं चेंज कर दो, कुछ मैनिपुलेशन ही हो जाएगा वैसा। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ये तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स जैसी बात हो रही है, ये वैसे ही हो गया कि भाई डिजिटल रुपी के टर्म्स में। तो RBI ने बोला हम खुद ही अपने डिजिटल रुपी लॉन्च कर देते हैं ना, बिटकॉइन की क्या जरूरत है, अपनी करेंसी लॉन्च कर देते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको पेपरलेस करेंसी पे ही जाना है तो एक ऑप्शन हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो लोग अभी उस डायरेक्शन में, इसलिए वो क्रिप्टो को, बिटकॉइन को रिकग्निशन देने वाला पार्ट नहीं होने वाला। अब यहाँ पे स्टार्टअप्स और ये सब के लिए बोला है। स्टार्टअप्स ये उसमें होता है ना, फंड रेजिंग करते हैं, तो स्टार्टअप्स की जो फंड रेजिंग होती है वो भी ऑनलाइन हो सकती है। तो डायरेक्ट पैसा आप अकाउंट में मंगवा सकते हो, तो उसमें ना ये कॉइन्स के फॉर्म में भी कुछ पैसा मंगवाते हैं, काइंड ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी, एंड देन आप उसको यूज कर लो, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन इंडिया में अभी ऐसा कुछ इन्होंने डेवलप नहीं किया। ठीक है, फिनटेक वाले में यही पॉइंट्स है, तो इसको भी अपने वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करेंगे, जरूरत नहीं। अब इसके पहले वाला जो टॉपिक है ना, AI वाला, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर देख लेते हैं लैंग्वेज अगर कवर हो पाए तो ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल, आपने सब जानते हैं। बहुत सारी कंपनीज इसका काफ़ी डिटेल्ड यूज़ कर रही है और बिजनेस मॉडल ही पूरा AI बेस्ड है। बहुत सारी कंपनीज का ऐसा है जिनके बारे में अपने बात करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या वो हमें पता है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई बायर या कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा, उसकी क्या नीड्स होगी, उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट्स ऑफर करना, सर्विसेज ऑफर करना। तो आज की डेट में जितना भी बिजनेस चल रहा है, कॉमर्स चल रहा है, वो AI के बिना पॉसिबल ही नहीं है। AI कर क्या रहा है, डेटा का एनालिसिस कर रहा है और सामने आपको आउटपुट दे रहा है कि भाई ये ऐसे ही बिकेगा, इतनी डिमांड आएगी, हर चीज़ का प्रिडिक्शन दे रहा है वो। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कोई कंपनी ऐसी ध्यान आ रही है जो AI टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है और जिसके थ्रू
चैट जीपीटी सबसे बड़ा Snapchat. एग्जांपल, ठीक है। तो चैट जीपीटी, स्नैपचैट में आ गया एआई, कोई बात करने वाला नहीं है आपके साथ तो एआई से बात कर लो, ठीक है, वो भी है ना, उसको सब पता हाँ चल सही जाएगा। में हाँ, एक्चुअली लोनलीनेस का इलाज नहीं नहीं नहीं, उसको बात करके और लोन नहीं लगता है मतलब यार रोबोट से बात करनी पड़ रही, क्या दिमाग है वैसा। तो एआई वाला फीचर आ गया, तो उस पर भी है। अब गूगल एड्स जो है, गूगल एड्स भी एआई पे चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई बेस्ड हो गई। एक कंपनी है चैट जीपीटी, तो आपने बताया, वो तो आपने देख ही रहे हैं चैट जीपीटी किस लेवल पे काम कर रही है। मतलब उन्होंने लॉन्च कर दिया तो मार्केट में बोल रहे हैं कि ये थोड़ा समय से पहले लेके आ गए, ऐसा प्रोडक्ट है। अभी दुनिया को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है। तुम लोग चैट जीपीटी निकाल दोगे तो जॉब चली जाएंगी। तो आईटी सेक्टर वाले सब डरे पड़े कि भाई हम क्या करेंगे, फिर सब काम यही कर देगा। कुछ भी क्वेरी डालो, इतना अच्छा आंसर निकाल के दे देता है वो। ऐसे तो क्या, प्रोग्रामिंग कोडिंग करके दे देता है। आप बोलो ऐसा ऐप चाहिए, उसकी कोडिंग बना के दे देगा। तो जो बेचारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रट्टे मार मार के कोडिंग बनाता रहता है पूरा दिन, और ऐसे प्राउड फील करता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्या करेगा। हाँ, व्हाइट हेड जूनियर तो वैसे ही स्कैम था, उसकी तो बात ही अलग है। हाँ, बात क्या, 6 साल का चिंटू है ना, हाँ, कोडिंग कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? बोले हम पढ़ाई कर रहे हैं चुपचाप, और क्या, ठीक है। तो चिंटू कर ही रहा है कोडिंग, तो कर लेगा, फिर हम क्यों करें, सीधी बात है। तो चैट जीपीटी वाला जो केस है उसमें यही हो रहा है कि भाई वो सारा प्रोग्रामिंग खुद करके दे रहा है। तो थोड़ा अहेड ऑफ द टाइम वाली टेक्नोलॉजी है जो लेके आ गए, ये चीज़ें चल रही है। बाकी गूगल एड्स है, आप जो एड्स देख रहे हो मोबाइल ऐप्स पे, तो वो गूगल एड्स वाला कहीं ना कहीं एआई के थ्रू तो ट्रैक कर रहा है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बेस पे कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज आप प्रेफर करोगे, तो फिर वो एड्स में आपको अपने आप वही दिखाएगा। ये होने ही वाला है, इंस्टाग्राम एड्स एक चीज सर्च कर ले तो फिर वो सब जगह पूरा दिखेगा। इंस्टाग्राम भर जाएगा। सुनता भी है कुछ, ऐसा बात करो ना तो दूसरे आई एग्री। हाँ हाँ, बीच में वो आर्टिकल आया भी था कि ऐसे मतलब है डाउट्स के शायद वो लोग सुनते भी हैं और उसके थ्रू भी वो हो सकता है। दैट इज पॉसिबल, एक आर्टिकल तो आया है तो ये पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है। उनको तो क्या सामान बेचना है, तो बस पता चलना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कर लो कुछ भी, हर जगह वही आएगा। फिर आप सबको पता चल जाएगा कि गूगल सर्च कर रहा है, और फिर जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया वो आपको हर ऐप पे, हर वेबसाइट पे दिखता रहेगा। और फिर पहले तो अपने को लगता था कि यार ये भगवान का इशारा है, देखो सब जगह वही चीजें दिख रही हैं, तो सर्च किया तो खरीद लेते हैं। तो शॉपिंग बढ़ती जा रही थी और समझ में आ गया भगवान ने एआई वाला चक्कर है, जो सर्च करोगे ना गूगल वाला सबको बता देगा, वैसे चल रहा है। तो गूगल एड्स उस पर चल रहा है, यूट्यूब की एड्स उस पर चल रही है, इंस्टा पे पेड प्रमोशन उसी पे चल रहा है। अच्छा, इंस्टा में वो जो फीड आ रही है वो भी वैसे ही हो रहा है। एआई ट्रैक कर लेता है आपके लाइक डिसलाइक्स, किस टाइप का कंटेंट आप प्रेफर करते हो। तो जो मीम पेजेस या जो भी कंटेंट वाले पेजेस हैं, आप जिस टाइप का यूज करोगे फिर उसी टाइप के बाकी पेजेस का फीड आपके पास आता रहेगा, वैसा है। तो कभी वो फूड वाले वीडियो ज्यादा देख लिए, फूड ब्लॉगर वाले, फिर सारे वही के वही आ रहे हैं। कभी वो दुखियारे वाले ज्यादा आ गए, फिर सारे वही आ रहे हैं। तो फीड फिर थोड़ी चेंज करनी पड़ती है अपने को कि यार अब इसको पूरा कैटेगरी हो गई ना चेंज, नॉट इंटरेस्टेड, हाँ वैसा है। तो खुद ही पूछ लेता है, बोलो इंटरेस्टेड हो तो और भेजूं, नहीं नहीं कुछ दूसरा, वैसा है। तो इंस्टा वाला ये कर रहा है। एक कंपनी है अभी, स्मॉल कैप कंपनी है, रेट गेन नाम है। वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूरा एआई बेस्ड अपना बिजनेस डेवलप किया और काफ़ी अच्छा मार्केट प्राइस भी शेयर का अच्छा है। तो रेट गेन वाले क्या कर रहे हैं, जो एयरलाइन कंपनीज हैं, टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, और जो होटल कंपनीज हैं जो रूम्स आपको प्रोवाइड कर रही है, इन लोगों का जो प्राइसिंग होता है वो आपको पता है कि फ्लक्चुएटिंग प्राइसिंग होता है। डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइसिंग प्लस माइनस होता रहता है। तो आप कौन सी डेट की बुकिंग करा रहे हो, कौन से टाइम की फ्लाइट बुक करा रहे हो, उससे रेट्स में फर्क पड़ता है। मिडनाइट और लेट फ्लाइट होती है, संडे की फ्लाइट होती है तो सस्ती होती है, क्योंकि संडे लोग ट्रैवल करना नहीं घूमना प्रीफर करते हैं। तो संडे की रात की फ्लाइट होगी, सस्ती होगी। वीकडेज में भी अगर मिडनाइट की फ्लाइट है, वो इनकन्वीनियंट टाइम है ना, सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, तो उस टाइम के बदले कोई भी सुबह की फ्लाइट प्रीफर करेगा, तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं। होटल रूम्स में भी ऐसा होता है, आप देखते हो कि भाई पीक सीजन में रेट बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं ऑफ सीजन में। अब ये रेट गेन वाली कंपनी ने ऐसा एआई डेवलप किया कि ये प्राइस सजेशंस देगा इन कंपनीज को जो इनकी क्लाइंट बनेंगी, कि अपने आप आपको बता देगा कि भाई ये प्राइस होना चाहिए इस पॉइंट पे, तो आपके रूम्स का मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी आएगी या आपकी फ्लाइट की टिकट्स की मैक्सिमम बुकिंग हो जाएगी। क्योंकि मैन्युअली ये काम करना बहुत मुश्किल है। किसको बिठाओगे आप फ्लाइट की टिकट के प्राइसेस रिवाइज करने के लिए, यार मंडे का इतने बजे का ये प्राइस होगा तो मैक्सिमम टिकट्स बिकेंगे। अगर आपने प्राइस ज़्यादा रख दिया, गलत रख दिया, तो ऑक्यूपेंसी नहीं आएगी, बहुत कम रख दिया तो रेवेन्यू लॉस होगा। तो ये ह्यूमन का काम नहीं है एक पॉइंट के बियॉन्ड जाके प्राइसेस को मैनिपुलेट करते रहना। ये ओवर द काउंटर हो तो आप कस्टमर को डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक छोटे लेवल पे बोल सकते हो कि मेरा इतना होटल है, इतने रूम्स हैं, मैं प्राइस मैनेज कर लेता हूँ कि इतने में रखना है। लेकिन ऑनलाइन कैसे होगा? तो एआई के थ्रू वो लोग, जो डिमांड सप्लाई आ रही है, जो सर्चेज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे प्राइस ऑटोमेटिक वो सिस्टम जो है वो सजेस्ट करता है, और आपके ऐप में वो प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है। और उसके लिए कंपनी ये सारी जो वेबसाइट्स हैं इनसे पैसे चार्ज कर रही है, होटल ओनर से, फ्लाइट कंपनीज हैं उनसे, इन सब से पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो गो आई बी गो, मेक माई ट्रिप और इन सब की जो प्राइसिंग होती है
उनको ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उसका पैसा चार्ज करती है। नाउ दिस इज प्योरली AI, इसमें ना कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई मशीन डालनी है, सारा कंप्यूटर जनरेटेड चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर पे उन्होंने इतना काम किया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो बोलते हैं, उसके बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रही है। दिस इज वो AI के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अब सोचो उन कंपनीज को कितना फायदा हो रहा होगा, उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही होगी और बेस्ट प्राइस पे चीज़ बिक रही है। तो आपको सोचना नहीं है क्या प्राइस होना चाहिए। अच्छा, आपने जब फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं या होटल बुकिंग कराते हैं, तो आप अगर सर्च कर रहे हो ना गूगल पे, तो उससे भी प्राइस बढ़ जाते हैं बहुत बार। लोग कितनी बार ये करते हैं, फ्लाइट टिकट्स इनकॉग्निटो मोड पे जाके सर्च करते हैं। हाँ, ये उसका रीज़न है, आपने कहीं पढ़ा हो तो, कि इनकॉग्निटो मोड पे सर्च करना चाहिए। ऐसा कितनी बार वो हैक्स में आता है। क्योंकि आप जब ऐप पे जाके सर्च कर रहे हो उनके कि भाई कितना प्राइस चल रहा है, तो जितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं उसको ये समझ आ रहा है कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ जाता है। आपने एक टिकट देखी भाई 6300 दिखा रहा है, 2-4 बार सर्च करोगे, बाद में 6600, 700, 800 अपने आप बढ़ जाएगा। वो जस्ट आपका सर्च करना इक्विवेलेंट टू डिमांड। डिमांड है मतलब प्राइस राइज। तो लोग क्या करते हैं, जिनको बुकिंग्स करानी है, इनकॉग्निटो मोड पे जाके सर्च करते हैं, वहाँ से प्राइस देखते हैं, फिर बुकिंग कराते हैं, ताकि वो लोग ट्रैक नहीं कर पाए कि आप उनकी वेबसाइट सर्च कर रहे हो। अब गूगल वाला बोल रहा है इनकॉग्निटो में भी हम तो प्राइवेसी ब्रीच करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ इन शॉर्ट वैसे। अच्छा, इवन आप लोग सब साथ में बैठे हो फैमिली में, कितनी बार बोलते हैं फ्लाइट की टिकट चेक कर ले, बोले मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, करो 5 लोग, अपने आप रेट बढ़ जाएगा। सब लोग सर्च कर रहे हो आप लोग, तो जितना ज़्यादा सर्च होगा उतना ज़्यादा प्राइस में वेरिएशन आ सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होने वाला है। तो ये सब कंपनीज हैं जो AI का बेनिफिट ले रही है। अब इसके रिगार्डिंग ये थियरी, अच्छा एक और भी पॉइंट हो गया अपना चैटबॉट वाला, वो भी तो AI बेस्ड है। तो अब कंपनीज में पहले क्या होता था, कंप्लेंट करनी है, फ़ोन करो, कंप्लेंट लिखवाओ, वहाँ स्टाफ बैठा है उससे बात करो। अब सीधा आप मोबाइल ऐप में जाओ, कंप्लेंट डालोगे तो बॉट अपने आप क्वेश्चन पूछना आपको स्टार्ट कर देगा, आप आंसर करो। प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। तो ये भी तो AI टेक्नोलॉजी हो गई, जो बॉट सिस्टम चल रहा है। ये सब पॉइंट, हाँ टेलीग्राम पे बहुत पहले से है, बट वही वो AI टेक्नोलॉजी है। तो AI भी कोई एकदम नया नहीं है, वो भी इतने साल से चल ही रहा है, बट डेवलप होता जा रहा है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ AI इज चैटबॉट जो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल्स तो काफ़ी सारे कवर हो गए। अब थियरीज की बाकी है, फिर वो आज नहीं रखते, वो रीड करके डिस्कस कराएंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज इतने रखते हैं।